हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में CAPF 2021 में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा उद्देश्य ये होगा कि आगे यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी रिपीटेशन देखने को मिलता है क्वेश्चन का। तो मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके साथ कंसेप्ट भी करवाऊंगा एनसीईआरटी में किस पोर्शन से लिया गया या आपको फ्यूचर लर्निंग उससे क्या लेनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली, पहली बात आपको ओनली को अंडरलाइन करना है, रिवेराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। भारत के अंदर एकलौता रिवेराइन मेजर पोर्ट कौन सा है? आंसर पे जाने से पहले मैं आपको CAPF 2016 का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवेराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, ये CAPF 2016 का है। द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द विलिंगडन आइलैंड। महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट्स। आगे बोला गया मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, यानी पोर्ट से डेफिनेटली सवाल है। तो देखते हैं, आंसर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको NCERT जो है 11th क्लास की है, वहाँ से मैंने आपको जो रेफरेंस लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का और नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विथ अ व्यू टू डी कंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा जो पोर्ट था वो मुंबई पोर्ट था, बट मुंबई पोर्ट में काफ़ी कार्गो बढ़ गए, काफ़ी ट्रैफिक बढ़ गया, तो उसी के बगल में थोड़ी दूरी पर आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप कर दिया गया। जिसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप करने के पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो कार्गोज की ट्रैफिकिंग बढ़ रही है उसे कम किया जाए। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट लोड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो यानी अभी एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये NCERT के अंदर ही बता दिया गया। फिर आगे बोला गया मार्मागाओ पोर्ट जो कि गोवा में है, वो भी एक प्रीमियर आयरन ओर का पोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से मेजर जो एक्सपोर्टिंग मटेरियल है वो आयरन ओर है। उसके बाद ये बोला जा रहा है ये 50% जो अप्रोक्स है वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक की बात की गई, जो कि कुद्रेमुख रीजन, कुद्रेमुख आपने जरूर पढ़ा होगा, आयरन ओर्स के लिए ये फेमस है वहाँ पे। उसके बाद फिर कोची पोर्ट की बात की गई और इस तरह से काफ़ी पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है रेफरेंस के लिए, ये आप पढ़िए। इससे आपको इन फ्यूचर सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। चेन्नई क्या है? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापत्तनम डीपेस्ट सी पोर्ट है। पारादीप जो कि उड़ीसा में वो आयरन ओर के लिए आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है। और कोलकाता ओनली रिवेराइन पोर्ट है। अब ये कहाँ पे था कि कोलकाता ओनली रिवेराइन पोर्ट है? ये पढ़िए, ध्यान से इसे पढ़िएगा। यहाँ पे NCERT का ये मैंने लिया है, वो मैं आपको रेफरेंस लगा दूंगा किस पेज से। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवेराइन पोर्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। अब आंसर करते हैं, यानी इसका आंसर क्या बना? फिर आपने देख लिया, आंसर बना कोलकाता, सी। अब मान लीजिए ये मैंने NCERT में नहीं पढ़ा था और अगर मैंने 2016 वाला जो क्वेश्चन था उसे मैं करके गया होता, इसका आंसर पहले बनाते हैं। तो कोलकाता पोर्ट इज ओनली मेजर रिवेराइन पोर्ट, ये हमने देख लिया है। आगे बोला गया कोचीन का जो पोर्ट है वो विलिंगटन आइलैंड में, केरल में कोचीन है, ये सबको पता होगा, पहले इसका नाम कोची था। अब ये विलिंगटन आइलैंड में है या नहीं, तो देखिए मैं इसे ऐसे सोचता हूँ, विलिंगटन आइलैंड जो है वहाँ पे नेहरू बोट रेसिंग, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए आप, ये पढ़िए, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट जो है पुन्नामाड़ा लोकेशन में, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस काफ़ी फेमस है, तो वो मुझे पता था कि वो विलिंगटन आइलैंड पे। इसके अलावा आप देखिए ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि नेहरू ट्रॉफी जो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड, तो ये एक्स्ट्रा इन्फो आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बोट रेसिंग से, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन नहीं, बोट रेसिंग मैंने आपको बता दिया कहाँ पे होती है ये बोट रेसिंग, क्योंकि ये केरला में बेसिकली काफ़ी फेमस है, इसलिए मैंने ये बताया। तो चलिए अब आंसर करते हैं फिर इसे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे पढ़ते, क्या महाराष्ट्र के पास 3 है? नहीं, आप बोलेंगे 2। कौन कौन से 2? आप तुरंत माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए। पहला मुंबई और दूसरा यस जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद बोला गया मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही है। किस ग्रुप का है ये वैसे बताइए आप? चलिए कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा। मुंद्रा पोर्ट जो है वो किस प्राइवेट कंपनी का है? तो यहाँ से आंसर फिर क्या बना? ऑप्शन डी, राइट। 3 तो गलत है। अगर आप 3 को एलिमिनेट करते तो 2 ऑप्शन ऐसे ही आपके कट जाते। और 4th वाला आपको पता ही होगा, मुंद्रा पोर्ट कहाँ? गुजरात में, काफ़ी फेमस है ये। तो इसका आंसर फिर क्या बना? ये 2021 वाला जो क्वेश्चन, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था, ये मैंने आपको बता भी दिया। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अगर क्वेश्चन फिर इन फ्यूचर बनेगा तो ये इन्हीं चीज़ों से बनेगा, या फिर आपको मैच द कॉलम के रूप में दे दिया जाएगा। एक साइड में लिख दिया जाएगा विशाखापट्टनम, मुंबई, पाराद्वीप, और एक साइड मान लीजिए मुंद्रा लिख दिया गया, और फिर 4 स्टेट मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। तो वो भी लोकेशन आपको ध्यान रखना है मैप की मदद से। आइए मैप देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मुंद्रा पोर्ट आप यहाँ पे देखिए गुजरात में, फिर कांडला आपको दिखेगा, कांडला भी गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर जामनगर के पास है, फिर मुंबई का पोर्ट काफ़ी फेमस है एक, फिर गोवा में है मैंगलोर वाला पोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल है। कौन कौन से आर्टिफिशियल हैं वैसे? 4 काफ़ी फेमस आर्टिफिशियल है, मैंगलोर, तूतीकोरिन, चेन्नई और विशाखापट्टनम। ओके, ईस्टर्न कोस्ट में आपको ज़्यादा आर्टिफिशियल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। मुंद्रा पोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये पढ़िए। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा, इज अ मेजर हब फॉर कंटेनर्स एंड बल्क कार्गो। कौन सा ग्रुप चलाते हैं? अच्छा, आंसर तो मिल ही गया ना जो मैंने आपको करने के लिए बोला था, अदानी पोर्ट्स के द्वारा चलाया जाता है। चलिए, ये मैप भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर? कौन सा डेजर्ट रिवर नहीं है? काफ़ी कठिन नाम लग रहे हैं, उतने ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये CSE 2014 का क्वेश्चन आप देखिए। बोला गया निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना और बताना है कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। देखिए, इसमें बराक का नाम है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है कि बराक वैली में कौन सा क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये 1996 UPSC CSE में आया हुआ है। आगे देखते हैं, NCERT का पेज पढ़ते हैं। NCERT में बोला गया है बराक इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम। बराक नदी कहाँ है? मणिपुर और मेजर की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्लास 11th की NCERT है ये आपने जरूर NCERT ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक आती है, और जितनी भी बुक्स हैं क्लास 11 और 12 की ज्योग्राफी की NCERT में जो 4 बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? बराक नदी जो है मणिपुर और मिजोरम में बहती है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए था। अब करते हैं आंसर। तो क्या मणिपुर और मिजोरम की नदियाँ डेजर्ट नदी है? नहीं, तो आंसर क्या बना? बराक। यहाँ पे देखिए, क्या बराक नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है? आपने पढ़ा नहीं, मणिपुर और मिजोरम की फेमस नदी है बराक। तो आंसर क्या बना? 2 और 3। बराक वैली में कौन सा क्रॉप फेमस? सो आपको पता होगा कि बांग्लादेश और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पे जूट देखने को मिलता है, जूट की खेती, राइट। तो इसका आंसर फिर क्या था? जूट। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आपको 2-3 नदियों के नाम और ध्यान में रखने हैं। पहली मेघना नदी कौन सी नदी की सहायक है, ये आपको देख लेना अच्छे से। इरावदी नदी की बात की जा रही है, और लोकटक तो ये आपको पता ही होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लिया कहाँ से गया था? इंडिया ईयर बुक आपने ज़रूर नाम सुनी होगी, वहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि अ फ्यू रिवर इन राजस्थान डू नॉट ड्रेन इनटू द सी, दे ड्रेन इनटू साल्ट लेक एंड गेट लॉस्ट इन सैंड विथ नो आउटलेट टू सी। राजस्थान की कुछ नदियाँ समुद्र में जाकर के नहीं गिरती, वो क्या करती हैं? साल्ट लेक और मार्सी रेन में जाकर के गुम हो जाती हैं, सैंड में खो जाती हैं, और फिर सी में कोई आउटलेट देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा कुछ डेजर्ट रिवर हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और डेजर्ट में गुम हो जाती हैं। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी है, मच्छू है, रूपेन है, सरस्वती है, बनास, घग्गर है। ये 5 नदियों के नाम आपको दिए गए थे। ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, ये देखिए, रूपेन, मनास और मच्छू। क्या इन 3 नदियों के आपने नाम सुने थे? मतलब मच्छू का नाम तो मैंने भी नहीं सुना था, आई थिंक। तो आप देख लीजिए अगर आपको ये पता होता तो। और इंडिया ईयर बुक से ये लिया गया, बट आपको वो नहीं पढ़ना था आपको बस ये पढ़ना था कि जो बराक नदी है वो उसका लोकेशन आपको पता होता तो आपका काम बन जाता, क्योंकि डेजर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है द हेवीएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड? सोल्यूशन लोड, सस्पेंशन लोड, साल्टेशन लोड और ट्रैक्शन लोड। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो NCERT से नहीं है, ये GC लियोंग की जो बुक आती है वहाँ से लिया गया। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो लास्ट के 4-5 क्लाइमेट के चैप्टर पढ़ सकते हैं GC लियोंग से। बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है आपको, क्योंकि आप कितना भी कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन फिर बाहर से निकल के आएगा ही। ट्रैक्शन लोड है वैसे इसका आंसर। ट्रैक्शन लोड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है लार्ज हैवी पेबल्स आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड। दिस इज मोस्ट कॉमन रीजन नियर द सोर्स ऑफ अ रिवर एज हियर द लोड इज लार्जर। ओके, सो ट्रैक्शन लोड का मतलब क्या होता है? जब रिवर बेड यानी नदी जब बहती है तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर और पेबल्स लेकर के चलती है। पेबल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, और वही ट्रैक्शन लोड कहलाता है। बस आपको ये पता होता तो फिर आप समझ जाते कि जब हैवीएस्ट रॉक यानी बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं जो कि रिवर बेड के साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं और बह करके चलते हैं, वो किस तरह का लोड है? ट्रैक्शन लोड। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, आपको कोरल से सवाल पूछा गया था। बोला जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें विच ऑफ द फैक्टर्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स, कोरल के निर्माण के लिए सहायक है? फ्रेश वाटर, क्लियर सेलो वाटर, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और कुछ टेम्परेचर भी दिया गया है। इसे करने से पहले
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ कोरल से। अच्छा ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं कोरल के, मैं डायरेक्टली इसका पहला आंसर करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक टेक्निक यूज करनी है। आप ये बताइए, अगर कोरल्स फ्रेश वाटर में होते तो क्या साल्ट वाटर में हो सकते थे? अगर साल्ट वाटर में होते तो क्या फ्रेश वाटर में हो सकते थे? दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल है क्या? आप बोलेंगे नहीं, ये तो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो 1 और 2 जहाँ भी दिख रहा है उसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास बच रहे हैं ए और बी। अब आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से समझिए, ये हमारा इंडिया का कोस्टल रीजन है। इस साइड में आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, राइट, और इस साइड में अरेबियन सी। अब आपको कोरल्स कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगे? लक्षद्वीप वाले रीजन में, और फिर इधर आपको कुछ रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ये वाले जो रीजन्स है स्टार्टिंग वाले, ये क्या होते हैं? सेलो होते हैं। आप बिल्कुल बोलेंगे, आपको आप मैप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मैप में आप ये देखेंगे कि जब कोस्टल रीजन शुरू होता है तो वहाँ पे डीप ब्लू कलर नहीं होता है, लाइट ब्लू होता है। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वहाँ पे आपको डीप ब्लू दिखने लगता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो छिछला सागर है। छिछला का मतलब होता है कम गहरा, और फिर आप जैसे जैसे दूर जाओगे इस कोस्टल रीजन से, वैसे वैसे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपको बस पता है कि जो कोस्टल एरिया के पास में ही ये पड़ता है, तो सेलो वाला आंसर होगा। मैंने तो यहीं से पता किया था इसे। वैसे आपको हल्का फुल्का पता होता बस कि हाँ ये साल्ट वाटर के अंदर होता है, ना कि प्योरली फ्रेश वाटर। बहुत ज़्यादा साल्टी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर फिर बन जाता 2 सही हो जाता। 2 ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी हटा चुके थे, तो ऑप्शन बी बनता। आगे बहुत सारे सवाल करते हैं कोरल रीफ से। CDS 2018 का देखते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ इज नॉट करेक्ट। नोट पे आपको हमेशा फोकस करना है। कोरल कैन ग्रो एबंडेंटली इन फ्रेश वाटर। अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रेश वाटर की नहीं, साल्ट वाटर की जरूरत होती है। वो भी कैसी? सेलो या डीप? नहीं, सेलो साल्ट वाटर की। बाकी चीज़ें भी ध्यान से पढ़ लीजिए। वार्म वाटर की जरूरत पड़ती है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। उसके बाद आपको बोला गया है कि इट रिक्वायर सेलो साल्ट वाटर नॉट डीपर देन। अभी तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो सागर है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो छिछला सागर यानी सेलो होना चाहिए। फिर आपको बोला गया इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट। जी, सनलाइट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और फोटोसिंथेसिस की भी जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। UPSC CSE सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। बोला गया बायो टेक्नोलॉजी क्या है। तो अभी आपको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है ये चीज़ कि कोरल रीफ है उसके रीस्टोरेशन की बात की जा रही है। काफ़ी सारे कोरल रीफ डैमेज पाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि कोरल रीफ को रीस्टोर करना पड़ेगा। 100+ कंट्रीज में कोरल रीफ होते हैं। देखते हैं आगे। आगे बोला गया है कि कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। BPSC का क्वेश्चन है। कोरल रीफ जो है वो किस रीजन में नहीं पाया जाता? ठीक है, इस पर मैं आता हूँ, बट फिर आगे पहले देखते हैं क्योंकि मैं इस पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये CDS का क्वेश्चन है, BPSC में भी पूछ लिया गया, बिहार PSC में। तो इसका आंसर था वैसे गल्फ ऑफ खंबात। रीज़न क्या है, गल्फ ऑफ खंबात में क्यों नहीं पाया जाता है कोरल रीजन? तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर जाके अपना रिवर स्ट्रीम जो है वो नदी वहाँ पे गिर रही है, इसलिए गल्फ ऑफ खंबात में, या कैम्बे आप इंग्लिश में बोलते हो इसे, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं बन पाते क्योंकि कोरल रीफ के लिए जल जो है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर नहीं होना चाहिए, यानी शांत जल होना चाहिए। बाकी रीज़न आप याद रख लीजिए, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इन जगहों पर आपको कोरल रीफ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर इसका आंसर क्या बना? आपने अभी यहाँ पर देखा, गल्फ ऑफ कैम्बे। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं इससे। कोरल रीफ कहाँ पे पाए जाते हैं जनरली? पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन टेम्परेचर क्लाइमेट एबव 18 डिग्री सेल्सियस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, कोस्टल एरियाज ऑन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट्स एंड आइलैंड ओनली ऑन कोल्डर सी कोस्ट। क्या कोल्डर में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है वार्म सी, थोड़े बहुत वार्म सी, यानी लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या 18 डिग्री सेल्सियस है? अब नहीं, 18 तो बहुत कम है, 23 भी तो एटलीस्ट होना चाहिए था। आगे बोला गया है कि ओनली, नहीं ओनली क्यों, ईस्ट और वेस्ट ऐसा कोई हो सकता है क्या? किसी भी रीजन पे बन सकते हैं, बस वही जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन और जो भी चीज़ें बोली जा रही है बस वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसका आंसर बना फिर बी। एलिमिनेशन करके ही इस तरह के क्वेश्चन को आप कन्फर्म मार्क कर सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जनरली कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आगे पढ़ते हैं। बोला गया है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो सबको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ माना जाता है, महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है। रेनबो रीफ, ये तो इसके नाम में ही रीफ है। स्वराज आइलैंड, ये पता है आपको कहाँ पे है? ये इंडिया में अंडमान एंड निकोबार में है ना, ये भी कोरल आइलैंड है। क्यूशू आइलैंड जापान का, ये कोरल रीफ आइलैंड नहीं है।
आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, आप ये लिखिए कि जो जापान के 4 मेजर आइलैंड हैं उनका आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको उनकी साइज बतानी है। आगे देखिए, मुझे पता है मैंने काफ़ी क्वेश्चन ले लिए, बट मैं चाहता हूँ आगे आप जिस भी एग्जाम में दें उसमें कभी भी कोरल रीफ से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलुस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। ये CAPF का क्वेश्चन है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे जो कुछ कीमती पत्थर होते हैं, रूबिया होती है, वो काफ़ी महंगी होती है, तो उससे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद फिर कुछ लोग तो वहाँ पे डेस्टिनेशन टूर के लिए भी जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इस मायने में काफ़ी आगे है। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम स्टॉर्म। हाँ, ये शोर लाइन तो प्रदान करते हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में जब देखो, आप ये मुझे बताना आपको कॉमेंट में कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये शोर लाइन प्रोवाइड करते हैं। दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल, यस, ये बिल्डिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। नहीं, अर्थक्वेक से बचाने में इनका बहुत ही नगण्य योगदान है, यानी योगदान बहुत ही बिल्कुल योगदान है ही नहीं। अर्थक्वेक से ये नहीं बचा सकते, क्योंकि अर्थक्वेक तो इंटरनल फेनोमिना है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर मेड ऑफ स्मॉल कोरल अटोल्स एंड रीफ इन अरेबियन सी। पहला कीवर्ड अरेबियन सी। देखिए, आपको हमेशा कीवर्ड, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपको मार्क करनी होती है साथ के साथ, वही चीज़ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे मैंने जब देखा क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैंने देखा अरेबियन सी। दूसरी चीज़ मैंने गौर की, स्मॉल कोरल अटोल्स की बात की जा रही है। मालदीव, अंडमान, श्रीलंका या लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है मालदीव। अंडमान, श्रीलंका या लक्षद्वीप नहीं है। ये CAPF का पूछा हुआ क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। और मालदीव आपको पता होगा कहाँ पे है मालदीव कंट्री, आप मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था UPSC वाला। इसमें आपसे पूछा गया फिर से वही चीज़ कि स्मॉल कोरल एटोल और रीफ से अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड बना है। CAPF 2014 में भी पूछा गया, आंसर वही मालदीव्स। तो काफ़ी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया CAPF 2021 वाला, ये तो डायरेक्टली यहीं से रिपीटेड था। 40 कंडीशन क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, ट्रॉपिकल सी वाटर विथ टेम्परेचर और सी सैलिनिटी। तो इसका आंसर फिर क्या है, देख लीजिए। फिर सी सैलिनिटी की बात की जा रही थी 6%। अभी मैंने आपको बताया कि साल्ट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर कोरल रीफ, तो इतनी कम सी सैलिनिटी में कैसे होगा? एटलीस्ट 25 to 40% रिक्वायर्ड होता है। आप 3 को एलिमिनेट करिए, आपके पास बचे A और B। अब आप 1 सही है नहीं, ये देखना है। डेफिनेटली 40 कंडीशन यानी सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर बन गया A। एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ हो जा रही है यहाँ पे। अगेन और भी क्वेश्चन देखिए, ये भी CAPF में पूछ लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डज नॉट हैव कोरल रीफ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कोरल रीफ सही से नहीं देखने को मिलता, बल्कि एब्सेंट है वहाँ पे कोरल रीफ। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये 3 बार रिपीटेड है। BPSC के अंदर आया, फिर UPSC के अंदर आया, फिर CAPF के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CSC का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। इसका आंसर कमीशन के द्वारा D दिया गया था, यानी तीनों ही कथन सही है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल में काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो आई होप आपको पता होगा कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स इस तरह से आपको अंडर वाटर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक मरीन एनिमल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, समुद्री जीव। और ये क्या होते हैं, एक के ऊपर दूसरे बन के एक स्केलेटन यानी ढांचे का निर्माण करते हैं, और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो इंटरनेट में कोरल्स की, तो यही है कोरल। और इसी तरह से जब ये एक के ऊपर एक हो जाते हैं और फिर काफ़ी सारे जब बन जाते हैं तो ये कोरल रीफ कहलाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट है इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया है। ध्यान से पढ़ लीजिए। कोरल रीफ जो है होस्ट करते हैं फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी क्या बोला जा रहा है, एनिमल फाइला जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा जो है वो आपको कोरल्स में देखने को मिलते हैं, और ये सही था। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। ये UPPSC 2018 का है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट जब UPSC ने इसे पूछा था तो इसका आंसर दिया हुआ था कोरल रीफ। तो
तो इसके बेसिस पे तो आंसर सी बनना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इंडिया में मेजर कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ के, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप रीफ को अटोल बोलते हैं, बाकी सारे फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। इसी के बेसिस पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम वाला आंसर कीजिए आप क्वेश्चन का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमने देखा, हाँ। गल्फ ऑफ कच्छ, यस या नो? यस। गल्फ ऑफ मन्नार, यस। सुंदरबन किस लिए फेमस है बताइए? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं सुंदरबंस में, इसलिए ये सुंदरबन इसका नाम पड़ा था। तो 4 को एलिमिनेट कीजिए और बाकी सारे सही है। गल्फ ऑफ कच्छ को आपको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। गल्फ ऑफ खंबात भले होता तो फिर वहाँ पे कोरल रीफ एब्सेंट है, बट गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है पिछले स्लाइड में। आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। लार्जेस्ट कोरल रीफ, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास है। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या क्या कंडीशन होते हैं ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, टेम्परेचर और लोकेशन ध्यान दीजिए। लोकेशन कहाँ है? कोरल थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। वो त्रिपुरा पीएससी वाला क्वेश्चन याद कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि जो लेटीट्यूड है वो क्या है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जनरली देखने को मिलता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर कैसा होना चाहिए? डीप या सेलो? सेलो होना चाहिए। वाटर क्लियर होना चाहिए या फिर डर्टी चलेगा? नहीं, क्लियर। साल्ट वाटर होना चाहिए या फ्रेश वाटर? नहीं, साल्ट वाटर होना चाहिए। एबंडेंट प्लैंकटन, प्लैंकटन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। प्लैंकटन क्या होते हैं? मेरीन फूड होते हैं, फाइटोप्लैंकटन जिसे आप बोलते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी सारे सवाल मैंने करवाए, ये आई होप ये आपको क्लियर होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए। यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन करंट की बात की जा रही है। कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। पहले कन्वेक्शन करंट क्या होती है? देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, उसमें से एक है कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट मेंटल में आप देखिए, यहाँ पे मेंटल कोर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और पढ़िए, अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू पीसेज कॉल्ड प्लेट। पृथ्वी में जो क्रस्ट है पृथ्वी का, जिसको भूपर्वती बोलते हैं, वो कुछ टुकड़ों में बटा है जिसे प्लेट्स बोलते हैं। आपको पता होगा मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, किसी वीडियो में बात करेंगे इसकी। द क्रस्ट मूव्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ। अब ये क्रस्ट मूव करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर मूवमेंट होता है। हीट राइजिंग एंड फॉलिंग इनसाइड द मेंटल क्रिएट्स कन्वेक्शनल करंट जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डीके इन द कोर। कोर में क्या होता है? कोर क्या होता है पता है ना आपको? पृथ्वी में जो लेयर, पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोर होता है। कोर मेंटल, सबसे पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल, फिर उसके बाद कोर। तो इस तरह से फिर जो कन्वेक्शनल करंट है वो आपको कोर में देखने को मिलता है। क्यों होता है? रेडियो एक्टिव डीके के कारण। तो फिर इसका आंसर क्या बना? कोर है क्या? देखिए यहाँ पे, तो आप फिगर को देखिए, मेंटल में ये देखिए मूव कर रहे हैं। आंसर क्या बना? बी मेंटल। ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट अर्थ बिलो मेंटल द कोर इज मेनली। अब मैं आपको जितने भी अर्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज करवा दूंगा। प्लेनेट अर्थ में मेंटल के नीचे जो कोर है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है? बताइए आंसर। आगे बढ़िए। अच्छा पहले इसे करवा लेता हूँ मैं। हाँ, ये भी आप पढ़ लीजिए, ये CAPF का है, 2012 का पूछा गया है। द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। द मेंटल कंटेन मोर देन 2/3 ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही है। द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स ऑफ द अर्थ। क्या मेंटल कंपोज होता है हेवीएस्ट मेटल से? द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट। ध्यान से गौर कीजिए वर्ड पे, इनर कोर की बात की जा रही है, आउटर कोर की नहीं। तो आइए थोड़ा इसके बारे पहले पढ़ लेते हैं। अगेन मैं आपको लेके आ चुका हूँ NCERT पे, क्लास 11th की है ये। एस्थीनोस्फेयर, ये क्रस्ट देखिए कितना 0 से 100 किलोमीटर थिक होता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कोर जो है, इनर कोर जो है वो, इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है, पढ़ लीजिए। और आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि इनर कोर में पहुँचने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं और बहुत इतना जो लावा मैग्मा जो होता है वो इतना ज़्यादा डीप हो चुका होता है कि वो बिल्कुल सॉलिड बन जाता है। लेकिन आउटर कोर कैसा देखने को मिलता है? लिक्विड। उसके ऊपर में होता है मेंटल, और सबसे ऊपर में क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बने हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पढ़िए आप ध्यान से। कोर के बारे मैंने लगा रखा है कि जो कोर होता है, द कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स कंस्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। नीफे आप बोलते हो इसे, नीफे लेयर। अब ये क्या होता है? ये कोर होता है, और कोर में हैवी मटेरियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोर कहाँ पे होता है देख लीजिए आप, ये वाला है कोर, राइट।
आगे और पढ़ लेते हैं। क्रस्ट के बारे में भी मैंने लगा रखा है, आप क्रस्ट और मेंटल भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है। इसमें ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, मतलब जैसे चीज़ें जो टूट जाएं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज, हाँ वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ओशन के अंदर है या फिर ज़मीन में है। ओसेनिक क्रस्ट थिनर होता है जनरली और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। अब उसके बाद इसकी थिकनेस दी गई है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये देखिए मेंटल के बारे में बोला गया है, द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, क्रस्ट के बाद क्या आएगा? मेंटल। मेंटल मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से लेके 2900 किलोमीटर तक डीप जाएगा। ठीक है, द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल क्या कहलाता है? एस्थीनोस्फियर। एस्थीनो का मतलब क्या होता है? वीक। क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन है। आइए मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ की। ये ट्रिक क्या है? मैं राम गाइड लक्ष्मण, मैं से मोहरोविक, राम से रेपेटी, गाइड से गुटेनबर्ग, लक्ष्मण से लेहमैन। बस आपको ये चारों याद हो जाएंगे। ये 4 डिसकॉन्टिन्यूटीज़ होती हैं। ये आप फिगर में देखिए। मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी लोअर क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको आप मोहो डिसकॉन्टिन्यू बोलते हो। फिर रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक? अपर और लोअर मेंटल के बीच। फिर गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी लोअर मेंटल से लेके आउटर कोर के बीच। सबसे लास्ट में आएगी आपकी लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी आउटर कोर से इनर कोर के बीच। तो ये बस आप 4 वर्ड याद रख लीजिए, मैं राम गाइड लक्ष्मण, ये आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेंटल के नीचे जो कोर है वो मोस्टली किसका बना होता है? आयरन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको दिखाया मेंटल इज कंपोज। एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखाया वो मेंटल है क्या? नहीं। सबसे जो इनर पोर्शन है वो क्या कहलाता है? फिर से रिवाइज कर लीजिए इसे। जो कोर है वो मोस्टली मेड अप ऑफ हैवी मेटल है ना, कोर है, ध्यान रखिए, सबसे जो कि इनर माना जाता है। बट यहाँ तो इन्होंने मेंटल कहा है, ये पढ़िए आप, मेंटल कहा है, तो फिर ये क्या बन गया? गलत, क्योंकि ये क्या होता? कोर पूछा गया था, नोट करेक्ट। तो आंसर क्या बना? सी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये इसका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करवा के आंसर बता देना इस चैनल का उद्देश्य नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन जब आया तो उससे रिलेटेड फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप कर लें ताकि आपकी रिविज़न अच्छे से हो। थैंक यू।